अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। आज काबीना इजलास के बाद जो वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है, उसके बाद ये वाज़ेह हो गई है कि हुकूमत जो है वो इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर एक कदम भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और वो उस मौक़िफ़ को पूरी सख्ती के साथ और पूरे अज़्म के साथ लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल होगा और नए इंतखाबात जो हैं वो नई मरदमशुमारी और नई हल्का बंदियों के तहत होंगे। ये बड़ा वाज़े और दो टोक ऐलान जो है आज वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने किया है और ये ऐलान उन्होंने वफाकी काबीना के इजलास के बाद किया। उनका ये कहना है कि वफाकी काबीना ने ये बात भी कही है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान का सरमाया है, पाकिस्तान का असासा है और किसी कीमत पर भी उनको वोट के हक़ से महरूम नहीं रहने दिया जाएगा। अपोजिशन जो है वो चूँकि इसको ये घबराहट है कि शफाफियत आ जाएगी और जो धांधली के हवाले से वो शोहरत रखते हैं उसको वो पूरा नहीं कर पाएंगे, लिहाजा वो इस तरीके से घबरा रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा आपको सुनाते हैं। इसके ऊपर हम बिल्कुल वाज़े हैं कि देखिए इलेक्शन कमीशन में हमें जो इस्लाहात हैं उनको लेके हमें बहरहाल आगे बढ़ना है और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की ख़ुसूसन इस वक्त जो सारा अगर आप देखें तो हमारा जो बैकबोन है हमारे मईशत की वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं। ये मुमकिन ही नहीं है कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं उनको हम ये हक़ ना दें कि वो इस चीज़ को जो है वो इलेक्शन में वो वोट नहीं डालेंगे या वो आगे कुछ नहीं करेंगे। अब ये जो मामला है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ भी एक महाज़ाराई की कैफियत है और जो कुछ वफाकी वज़ीर रेलवे आज़म सवाती और वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब उनके हवाले से इज़हार ख्याल कर चुके हैं, तो इसको महाज़ाराई का नाम देना भी एक छोटा लफ्ज़ है। इस वक्त हुकूमत जो है इदारे के साथ नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ बराह रास्त टकराव में है। क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो दबाव का सामना कर पाएंगे और क्या या वो एग्ज़िट का रास्ता जो है वो इख्तियार करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के लिए ज़ाहिर है कि लीडर ऑफ़ द हाउस और लीडर ऑफ़ द अपोजिशन में मुशावरत ज़रूरी है। ये मुशावरत इस चीज़ का भी वाज़े ऐलान हो चुका है कि इमरान खान साहब जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब से बात करने के लिए तैयार नहीं है, मुशावरत तो दूर की बात है। ऐसी सूरत हाल में अगर हुकूमत जो है वो नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर यकतरफ़ा तौर पर उसकी तैनाती अमल में लाती है तो फिर उसकी कानूनी हैसियत क्या होगी और क्या अदालत उज़्मा जो है वो इस हवाले से कोई ऐसा फ़ैसला दे सकेगी कि जो आइन की किताब से हट कर हो। ये भी एक अहम सवाल है। दूसरी तरफ चेयरमैन नैब का मामला जो है वो भी चल रहा है और ये वो दूसरा इशू है कि जिसके ऊपर दिखाई ये देता है कि हुकूमत जो है वो मौजूदा चेयरमैन नैब को बरकरार रखना चाहती है। यहाँ पर भी सूरत हाल ये है कि चेयरमैन नैब का तकर्रुर भी जो है वो लीडर ऑफ़ द हाउस और लीडर ऑफ़ द अपोजिशन जो है उनकी मुशावरत से ज़ाहिर है वो होना है। वो मुशावरत नहीं होगी अगर चेयरमैन नैब का तकर्रुर भी हुकूमत अपने तौर पर करना चाहती है या तोसी अपने तौर पर करना चाहती है, तो फिर ऐसी सूरत हाल में हालात और वाक़यात जो हैं वो किस नहज पर जाएंगे। जहाँ तक इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन का ताल्लुक़ है, आज मुस्लिम लीग नवाज़ के सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो ये बात कह रहे थे कि ये वोटिंग मशीन जो है ये दुबई में तैयार हो रही है और ज़ाहिर है यहाँ पे एक आई वॉश के लिए गेम खेला जा रहा है। इस बात की तहकीकात होनी चाहिए कि ये दुबई में क्यों तैयार हो रही है और उसके पीछे कौन शख्सियत जो है वो मुलव्विस है। अब एक और चीज़ जो सामने आ गई है वो है इलेक्शन जो है वो नई मरदमशुमारी और नई हल्का बंदियों के तहत होगा। 18 माह का अरसा दरकार होगा मरदमशुमारी के लिए, उसमें भी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की बात की जा रही है और ज़ाहिर है फिर उसके बाद हल्का बंदियाँ।
फवाद चौधरी साहब फरमा रहे थे कि जिन लोगों को ये उम्मीद थी, आस थी और वो काफ़िए दौड़ा रहे थे कि अगला बरस जो है वो इंतखाबात का साल होगा और इंतखाबात जल्दी हो जाएंगे, तो उनको ठंड पड़ जानी चाहिए कि ये इंतखाबात जो हैं ये बुनियादी तौर पर नई मरदमशुमारी और नई हल्का बंदियों के बाद होंगे और इस तरीके से अपने वक्त मुअय्यना के ऊपर होंगे। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर कामिल अली आगा साहब, मुस्लिम लीग काफ से उनका ताल्लुक़ है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, मुस्लिम लीग नवाज से उनका ताल्लुक़ है। हमारे साथ मौजूद हैं शैला रज़ा साहबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है। और हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, जमीयत उलमा इस्लाम फॉर जमात ग्रुप से उनका ताल्लुक़ है और वो माहिर कानून हैं। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, ये फरमाइएगा कि दिखाई ये देता है कि मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो अपनी अंदरूनी मुश्किलात में भी घिरी हुई है। ऐसी सूरत हाल में आप समझते हैं कि वो दबाव क्रिएट कर सकेगी और वो सिलसिला जो है उसको आगे बढ़ा सकेगी जिसके लिए कोशिशें, क्योंकि आज फिर मरीम नवाज़ साहबा का बयान आया है कि वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया चल रहा है, जबकि हम माजी में देखा है, माजी करीब में कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में कि वहाँ पे तो काम को इज़्ज़त दो का बयानिया चला था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नदीम साहब। दो बातें बुनियादी तौर पर मैं आपसे करना चाहूँगा। एक तो आपने जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सूरत के हवाले से बात की, अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का माजी आपके सामने है, इंतहाई शानदार माजी रखती है। पाकिस्तान में अगर खिदमात के हवाले से देखा जाए, रिफॉर्म के हवाले से देखा जाए, तो जितनी बड़ा मैं समझता हूँ कि एसेट और जितना बड़ा बात करने के लिए मवाद हमारे पास है कि हमने इस मुल्क और कौम की क्या खिदमत की है, ये एसेट किसी जमात के पास भी नहीं। दूसरी बात, मौजूदा हालात में पार्टी बिल्कुल यकजान मुतहद होकर आगे बढ़ रही है और हम तंजीम साजी से लेके अपनी पार्टी को हर हवाले से। तारिक फजल चौधरी साहब, एक सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि आप ये बात कह रहे हैं तंजीम साजी की, मसला क्या है? जहाँ पे शहबाज शरीफ और हमजा साहब होते हैं तंजीम साजी के हवाले से, वहाँ मरीम नवाज़ नहीं होती, और जहाँ पे मरीम नवाज़ होती हैं वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज नहीं होते। देखिए, मेरा ख्याल है कल तो नदीम साहब आपको ये बात नहीं कहनी चाहिए। कल जो हमारे जो डिविजनल सदर के इस वक्त मीटिंग हो रही हैं, जिसकी क्यादत जो मियां नवाज शरीफ साहब खुद कर रहे हैं और चीफ गेस्ट कल जो है वो हमारे मियां शहबाज शरीफ साहब थे, वो तो आपके जो टीवी चैनल है, इसका जो ऑफिस है, इसके बिल्कुल सामने, रोड के सामने हमारा सेक्रेटेरिएट है PMLN का, और वहाँ पे ये इजलास हुआ। हमारे रीजन वाला डिवीजन के सारे साथी आए और उसमें मियां नवाज शरीफ साहब मौजूद, शहबाज शरीफ साहब मौजूद, मरीम नवाज शरीफ मौजूद, हमजा शहबाज शरीफ मौजूद। उसके बाद तो मेरा ख्याल है ये सवाल आपको करना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात मैं उस पर आऊँगा कि जो आपने बात की अपने इब्तदाई बयान में, देखें बात यह है कि मुल्क एक निज़ाम के तहत चलता है। हुकूमत किसी की भी हो, वो उसकी स्वीट विल से, जिसे उसकी सवाबदीद कहते हैं या मर्जी कहते हैं या मंशा कहते हैं, उससे मुल्क नहीं चलता। मुल्क एक मैनुअल के तहत चलता है जिसका नाम मुल्क का आइन है। अल्लाह ताला ने दुनिया को चलाने के लिए जो मैनुअल बनाया है उसका नाम कुरान पाक है। एक आपका जो हाथ में मोबाइल फोन है वो भी मैनुअल के बगैर नहीं चलता, तो मुल्क मैनुअल के बगैर कैसे चल सकता है? और उसमें ये लिखा है कि इलेक्शन उन्हीं कवायद और जवाबित के तहत होंगे जो आईने पाकिस्तान में दर्ज है। आज अगर कोई ये चाहता है जनाब कि हम अपनी मर्जी मुसल्लत करके इलेक्शन करवा लेंगे और उन कवानीन से हट के करा लेंगे जो आइन में दर्ज है, तो ये उसकी, मैं ये कहूँगा कि दीवाने का ख्वाब तो हो सकता है, लेकिन इसमें हकीकत कोई नहीं है। ठीक है तारिक फजल साहब, मैं आता हूँ क्योंकि ये जो बात है जी, तारिक फजल साहब मैं इसको जरा ओपन कर लूँ और मैं आखिरी एक चीज अर्ज कर दूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से जो तकर्री हुई वो मुशावरत से हुई है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो किसी वजारत के सेक्टर नहीं होते हैं कि वो वज़ीर आज़म जब चाहें एक हफ्ते में 7 सेक्टर बदल दें। उन्हें हटाने का एक तरीका है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, उनको हटाया नहीं जा सकता। और कोई भी इदारा, कोई भी फर्द अगर हुकूमत के मर्जी मंशा और उनकी
तारिक साहब, मैंने चूंकि ये इस पे अलग अलग बात करनी है, मैं आता हूँ जी तारिक साहब, मैं आता हूँ क्योंकि चीफ ये अलग इस पे बात होगी। कामिल अली आगा साहब, ये फरमाइएगा, आप हुकूमत के इत्तेहादी हैं, आप क्या समझते हैं, आप इस हक में हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो है वो इस्तेमाल होना चाहिए, और आप इस हक में हैं कि बग़ैर होमवर्क किए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को भी वोटिंग का हक जो है वो मिलना चाहिए? देखिए, मेरी छोटी गुजारिश है, बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया अब टेक्नोलॉजी की दुनिया है, और नई टेक्नोलॉजी जो भी आएगी, जो भी इंट्रोड्यूस होगी, उससे मुस्तफ़ीज़ होना, फ़ायदा अगर फ़ायदे में है तो उससे मुस्तफ़ीज़ होना चाहिए। ये जो EVM मशीन है, इसके मुतल्लिक ये कोई नई बात नहीं है, बड़ा पुराना डिबेट होती रही है। और आपको याद होगा कि एक कमेटी, पार्लिमानी कमेटी बनी थी, जिसके सरबराह थे जनाब जहांगीर बदर साहब, अल्लाह पाक उन पर गरीक रहमत करे, वो दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन उस कमेटी ने बड़ी मेहनत की, मैं भी उस कमेटी का मेंबर था, और उसमें इतनी डिबेट हुई और तकरीबन 1-1.5 साल वो कमेटी जो है वो काम करती रही। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी उसके अंदर शरीक रहा और सिफारिशात मुरतब होती रहीं। वो इलेक्शन रिफॉर्म की कमेटी थी, और उसके बाद फिर उसकी सिफारिशात के ऊपर 2017 का इलेक्शन रिफॉर्म एक्ट जो है वो बनाया गया। उसके अंदर 2017 की तरामीम आई, उसके अंदर शामिल था कि इलेक्शन कमीशन को एम्पावर किया जाए कि वो EVM टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाए, और उस कमेटी के अंदर तमाम जमायतें मौजूद थी, यानी कंसेंसस था तमाम जमातों के अंदर, पॉलिटिकल लीडरशिप के अंदर, कि EVM मशीन से फ़ायदा उठाया जा सकता है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसके मुतल्लिक़ जो अपना जो ज़रूरत है वो कार्रवाई करे। आज बात तो उससे आगे शुरू होनी चाहिए थी नदीम हुसैन, लेकिन ये कंट्रावर्सी शुरू हो गई। जब एक चीज़ पे पूरी कौम मुत्तफिक है, तमाम जमातें मुत्तफिक हैं, तो फिर उसके अंदर कंट्रावर्सी पैदा करने की क्या जरूरत है? कामिल अली आगा साहब, आपने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया है, मैं आता हूं जरा इस पॉइंट के ऊपर बात करने। 1 मिनट सुन लेना जी नदीम हुसैन, 1 मिनट सुन ले बात जी। गुजारिश ये है कि जब तमाम जमातों ने एग्री कर लिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी बन गई, तो आज जो ये इख्तलाफात है किस वजह से हैं? एक तो मैं समझता हूँ हुकूमत से भी कुछ कम ज़रफ़ी हुई कि उन्होंने एक मशीन इंस्टॉल कर दी ला के कि ये मशीन इस्तेमाल होगी। नहीं, ये मशीन नहीं। मैं समझता हूँ कि अगर इख्तलाफ है किसी को, तो वो अपनी मशीन बताए कि कौन सी मशीन दुनिया के अंदर कामयाब तरीन तरीके से चल रही है, जिसके नतायज अच्छे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी इसकी रिसर्च करनी चाहिए थी। इसके मुतल्लिक़ इसकी तैयारी के लिए बहुत सारे मौके आए। पार्लिमानी कमेटी बैरून दौरे पे भी गई, दूसरे मुल्कों के निज़ाम को भी चेक किया। अब ये मुझे नहीं समझ आती कि ये कंट्रावर्सी क्यों शुरू हो गई है। मैं आता हूँ आगा साहब, इस नए क्यों चली गई? आगा साहब, मैं इस पॉइंट पे जरा बात करना चाह रहा हूँ, मैं आता हूँ। शैला रजा साहबा, जो कामिल अली आगा साहब बात कर रहे हैं, पॉइंट वैलिड है कि अगर ये जहांगीर बदर साहब की सरबराही में ये कमेटी बनी, उसमें इत्तफाक हुआ कि जी एम्पावर किया जाए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि वो टेक्नोलॉजी जो है उसको अपनाए, तो आज जब टेक्नोलॉजी अपनाने की बात हो रही है, तो फिर ये जो तनाज़ा है वो क्यों खड़ा हो गया है? उसकी तो फिर कोई वजह नहीं नज़र आती। अब आगे चलें और ये मामला जो है उसको तय करें। तो ये है कि हुकूमत ये समझती है कि ऑपोजिशन, इलेक्शन कमीशन और थर्ड पार्टी लाइफ वगैरह टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के खिलाफ। हुकूमत ये समझती है कि जो ऑपोजिशन है उसको कोई नो हाउ नहीं है। हुकूमत ये समझती है कि वो जो ये करने जा रहे हैं हम उसके खिलाफ हैं, जबकि ऐसा किसी भी लेवल पे नहीं है। सरदारी साहब की गवर्नमेंट थी, कुछ सही फरमाया इन्होंने,
पे काम हुआ, एक ईवीएम मशीन लेके भी आई गई, एक ईवीएम लाई भी गई। उसका इसमें ये फर्क है कि उसमें एक अथेंटिसिटी के लिए पेपर नहीं होता था, इसमें एक पेपर दिया है जिसको आप अपनी अथेंटिसिटी चेक कर सकते हैं कि अगर आपने वोट डाल दिया है और आप चाहते हैं तो ये भी है जो मेरी नॉलेज में आया है। सवाल यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं है कि नून लीग नहीं चाहती, पीटीआई नहीं चाहती, पीएमएल नहीं चाहती, पीपल्स पार्टी नहीं चाहती। उस वक्त के जो एतराज़ात थे उसमें इलेक्शन कमीशन को जो है वो भारत भेजा गया। केरला में जो है 1982 में जो ये काम हुआ था, प्रोजेक्ट किया गया था, उसमें बड़े मसाइल निकले और फिर ये डिसाइड किया गया कि इसमें जो पाकिस्तान की मशीन है उसमें बेहतरी लाई है। फिर 2017 में भी मजीद इस पर रिफॉर्म्स हुई और ये हुआ। अब जो बात है तो ये है कि देखिए इलेक्शन कमीशन का काम है कि आईनी जो उसकी जिम्मेदारी है इलेक्शन कराना, और जो हुकूमत हो उसका काम है इंतजामिया प्रोवाइड करना कि सही तरीके से हो जाए। तो अगर देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन और पॉलिटिकल पार्टीज और थर्ड पार्टी ये सब जो है ये आवाम से रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। अब अगर इनके सहन में कोई सवाल आए, कोई रिजर्वेशन है, कोई ऑब्जेक्शन है, तो हुकूमत उससे ये परसेप्शन क्यों बना रही है कि ये ईवीएम की इस्तेमाल के खिलाफ। हुकूमत को हमवार होकर हर शख्स का हर सवाल का जवाब देना है। अभी तो सिर्फ सेल्फिश ऑब्जेक्शन है, इसमें ऐसी क्या बात है। हुकूमत का काम होता है क्योंकि हुकूमत खुद टेक्निकली जो है वो उस तरह से कोई मिनिस्टर साउंड नहीं होगा, जो एक इंजीनियर होगा जो उसका जिन्होंने ये सब इंट्रोड्यूस कराया है उसको दिखाएं, उससे आम आवाम को टीवी उसका टाइम करें, फिर उसमें आम आवाम को बताया जाए ये क्या है, असेंबली में लाके बात की जाए, सुबह असेंबलियों में भेजा जाए, इससे हम सब सवाल उठे। हम 168 मेंबर हैं, हम चार इतराज़ ठीक है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अब कामरान मुर्तज़ा साहब, आपसे दो सवाल हैं। पहला सवाल आपसे ये है कि देखिए क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो दुरुस्त नहीं है। अगर हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल करना चाहती है, और वो अपोजिशन को फ्लोर ऑफ द हाउस इमरान खान ने कहा था, वज़ीर आज़म साहब ने, कि आप आएँ बैठ कर बात करें, इसके ऊपर बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। और हुकूमत अगर एडमेंट है उसको करने के लिए, और वो अगर पार्लियामेंट से अपनी अददी अक्सरियत पर मुश्तरका इजलास से बिल मंजूर करवा के इस मामले को लेके आगे बढ़ती है, तो फिर क्या सूरत हाल होगी? देखिए, बात इसको संभालना जो है ना और किसी की बस की बात नहीं होती। जो इस वक्त जो गवर्नमेंट है, सिटिंग गवर्नमेंट, सिटिंग लोग हैं, किसी बात को बिगाड़ना हो तो इनके हवाले कर दें। सेक्शन 103 है इलेक्शंस एक्ट का, इसमें दो बातें थी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग एंड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। अच्छा, इसमें जो दो बातों में से ये तो ऑलरेडी दोनों बातें मौजूद थी सेक्शन 103 में। इसको अब ये ग्रेजुअली जो है ना वो मामलात को लाना था। हमने कहा कि इसमें ऐसे करते हैं कि फ़र्स्ट फेज़ में जो है ना ये बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन वाला मामला जो है, यानी मैं अंगूठा रखूँगा और आइडेंटिफाई हो जाऊँगा साथ ही कि मैं कामरान मुर्तज़ा हूँ। ये नहीं वो जो धांधली वाली बात है या जो पर्सोनेशन है, जो एक ही जगह भी वोट कास्ट करता है, वो तो कम अज़ कम ख़त्म हो जाएगा ना। चलो आओ इधर से इब्तिदा करते हैं। यहाँ उधर पेट में दर्द शुरू हो जाता है फ़ौरन कि जी नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये इससे ये हो जाएगा, इससे ये मसला पैदा हो जाएगा। फिर दूसरी हमने कहा कि ऐसे करते हैं, ये इसके बाद जो है ना लोकल बॉडीज़ इलेक्शन है और उससे भी पहले जो है ना कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन अभी हुए हैं, तो इसमें ये मशीनें जो है ना वो टेस्ट करते हैं, तो पता चलेगा इस मशीनों में कितना दूध है, कितना पानी है। इसमें भी जो है ना वो इस्तेमाल नहीं करना था, नहीं जी उसमें जो है ना वोट ज़्यादा होते हैं, वोट कम होते हैं। तो हम डसे हुए हैं RTS के, हम डसे हुए हैं 2018 के इलेक्शन के। ये उसके बाद जो है ना वो एक तरीका वारदात था RTS का, अब एक दूसरा तरीका वारदात है। ये तरीका वारदात जो है ना इन्होंने अपने हिसाब से वो करना है, तो वो करने की कोशिश करें, मगर इससे पाकिस्तान को तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। पाकिस्तान का नुकसान तो पहले एक इलेक्शन के ना मानने के नतीजे में आप कर चुके हैं। 2018 के नतीजे में आपको
हुकूमत तो मिल गई, लेजिटिमेसी तो नहीं मिली। आज भी लोग आपको कहते हैं कि नहीं आप सिलेक्टेड हैं, और आप साबित करते हैं हर रोज़ कि आप सिलेक्टेड हैं। आपकी गवर्नमेंट जो है ना सिलेक्टर्स ने बचाई है बलूचिस्तान में, किसने बचाई है, कौन कौन था, नाम बता दें आपको। तो ये जब सब कुछ जो है ना आपको बचाना, आपको जो है ना बरकरार रखना, आपके सारे मामला जो है वो सिलेक्टर्स के हाथ में, तो अब उसके बाद जो है ना हम किस तरह से एतबार कर लें कि ये मामले में। अच्छा, अब इसमें एक और सवाल है कामरान मुर्तज़ा साहब, आपसे ही लेके मैं बढ़ रहा हूँ, फिर यही सवाल मैं सबसे करता हूँ। गुजारिश ये है कि अब ये जो एक टकराव है, बड़ा बराह रास्त टकराव है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और हुकूमत के दरमियान, रास्ता क्या है? क्या हुकूमत इस हद तक प्रेशराइज कर सकती है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद इस्तीफ़ा दे दें? दूसरा रास्ता तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का है, या कोई इसके अलावा भी कोई तीसरी ऑप्शन है? तीसरा, पहला, दूसरा, सारे रास्ते जो है वो दस्तूर से निकलते हैं। हमारा मसला ये है इस पाकिस्तान में, इस पाक सरज़मीन में, कि हमने दस्तूर को नहीं मानना, हमने दस्तूर की रूह के मुताबिक इस पे अमल नहीं करना, हमने इसको वायलेट भी करना है और साथ कहना है कि नहीं हम दस्तूर का बहुत एहतराम करते हैं। इस सबज़ किताब का जो है ना, कुरान के बाद इस सबज़ किताब का एहतराम करना कर दें, रास्ते ही रास्ते हैं, सारे रास्ते जो है ना वो पाकिस्तान की तरक्की की तरफ जाएंगे। हमने इसका नाम लेते हुए झूठ बोलना है, हमने इसके नाम लेते हुए मुनाफिकत करनी है, हमने वो अपने फ़ायदे की बात करनी है। जहाँ पे डेमोक्रेसी होती है वहाँ पे एक माइंडसेट भी होता है, वहाँ पे जो है ना वो धांधली एक दूसरे जो 2 नंबर तरीके हैं वो जो है ना वो डेमोक्रेसी में जो है ना वो इनको जो है ना माइनस कर देते हैं। हमारे यहाँ तो 2 नंबर तरीके तो छोड़ दीजिए, 200 नंबर तक तरीके राइज हैं, और 200 नंबर तरीक़ों में जो है ना वो ताकत के ज़रिए जो है ना धांधली, बग़ैर ताकत के ज़रिए धांधली, अब मशीन के ज़रिए धांधली, ये सारे जो है ना ये तरीका कार है। अब अगला और कोई नज़र कुछ आ नहीं रहा, महंगाई है, लोग पिसे हुए हैं, लोग जो है ना बद्दुआएँ दे रहे हैं। अब जो है ना वो मशीन का इस्तेमाल करने का जो है ना कि मशीन के ज़रिए वो कहेंगे नहीं ये तो मशीन है, तो मशीन झूठ थोड़ी बोलती है। और कोई मशीन को जो है ना वो जो उसका सॉफ्टवेयर होगा वो बोलेगा ना। ठीक है, आप हर 100 वोट के बाद जो है ना वो उसके बाद जो है ना वो एक टप्पा लगाना शुरू कर दें, और उसके बाद जो है ना अगला 100 वोट एक तरह का आना शुरू हो जाए। अगर सॉफ्टवेयर में ये फीड हुआ है तो फिर कौन इसको चेंज करेगा, कौन फेस करेगा? मैं आता हूँ कामरान मुर्तज़ा साहब, चेक कर सकते हैं जी। कामिल अली आगा साहब, आप ये फरमाइएगा कि जाहिर है कि अब ये अगर इतनी टकराव की ये कैफियत है तो फिर ऐसी सूरत हाल में दिखाई तो ये देता है कि किसी एक को जो है वो पीछे हटना पड़ेगा। तो आपको हुकूमत पीछे हटती हुई दिखाई देती है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखें, ये बड़े बड़े कौमी मसाइल जो होते हैं इसके अंदर नदीम हुसैन सबसे बेहतर सूरत हाल तो होती है इत्तफाक राय, यानी अपोजिशन और हुकूमत जो है किसी चीज़ के ऊपर मुत्तफिक हो जाए। अगर वो नहीं होते तो उसके बाद ज़ाहिर है लेजिस्लेशन हल होता है, और लेजिस्लेशन के लिए एक प्रोसीजर मौजूद है, और वो भी बहस व मुबासे के बाद एक कानून की शक्ल सामने आती है। तो मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट के फ़ैसले जो हैं वो सबसे अहसन फ़ैसले होते हैं। अगर वो इत्तफाक राय से हो जाएं तो बहुत बेहतर, अगर इत्तफाक राय से नहीं और अपना मेजॉरिटी से, एक सिंपल मेजॉरिटी से भी कोई कानून साजी हो जाए तो वो भी बालातर होती है हर तरीक़ाकार से। तो मेरे ख़्याल में अब एक ही रास्ता रह गया, अगर इत्तफाक राय नहीं होता, जो हो चुका था मैं समझता हूँ उसको ये तरीक़ाकार की गलती की वजह से कंट्रोवर्शियल बना दिया गया, वरना एक चीज़ इत्तफाक राय से तय हो चुकी थी कि इस किस्म की टेक्नोलॉजी को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अडॉप्ट करे, और पार्लियामेंट का हक था, क्योंकि पार्लियामेंट का फैसला था, कानून साजी हो चुकी थी, तो वो पार्लियामेंट उसको पूछती इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि आपने आज तक इस सिलसिले में क्या किया है, और उसको वसाइल भी फराहम करती ताकि ये मशीन की कंट्रोवर्सी पैदा ना होती। मशीन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी मर्ज़ी से तय करती कि वो कौन सी मशीन होगी। अब अगर हुकूमत ने एक सैंपल रख दिया है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपना एक सैंपल ला के सामने रखना चाहिए था कि ये इस तरीके से ये वाली मशीन जो है उसके ऊपर ज़्यादा एतमाद किया जा सकता है। यहाँ पे
अगर हुकूमत ने अपनी मशीन सामने रखी है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है मैं ना मानूं, यानी कुछ बता भी नहीं रहा, प्रपोज भी नहीं कर रहा, और लेकिन ये कह रहा है कि आपका ये निज़ाम जो है वो हमें काबिल कबूल नहीं है। हालांकि ये फैसला करना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अख्तियार नहीं है। इलेक्शन कमीशन को बाख्तियार कर दिया गया हुआ है कि वो इस चॉइस को ज़ेर इस्तेमाल लाए और इस तरीक़ा कार को अडॉप्ट करे। ठीक तो है, उसको मैं आगा साहब आता हूँ जी मैं आगा साहब आता हूँ। इसमें तारिक फजल चौधरी साहब ये फरमाइएगा कि जैसे कामिल अली आगा साहब कह रहे हैं कि अगर सादा मेजॉरिटी से भी कानून बन जाता है तो फिर काबिल कबूल होना चाहिए। तो अगर हुकूमत जो है, जो एडमेंट है, तुली हुई है और उनका पूरा अज़्म है कि उन्होंने इन इंतखाबी इस्लाहात के साथ जाना है, वो जॉइंट सेशन बुलाते हैं, अपना बिल मंजूर कराते हैं, तो फिर तो वो आइनी तरीका कार ही है ना। देखिए, इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है और इलेक्शन का इनेकाद वो भी पाकिस्तान के आइन होना है। आप सिंपल मेजॉरिटी के जरिए कोई कानून तो बना सकते हैं, लेकिन आप आइन को तब्दील नहीं कर सकते। और जो औरत साहब ने ये फरमाया कि जनाब इलेक्शन कमीशन ना हाँ करता है ना करता है, एतराज़ किया, बताता नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो 18 से ज़ायद सवालात हुकूमत से पूछे हैं ईवीएम के हवाले से और अपने खदशात का इज़हार किया है। ये इस मशीन में ये खराबी हो सकती है और इलेक्शन की जो शफाफियत है उसको इस मशीन के जरिए यकीनी नहीं बनाया जा सकता। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बुनियादी नुकता था और उन्होंने 18 से ज़्यादा हुकूमत से पूछे। अब उन सवालों के जवाब देने की बजाय हुकूमती वज़रा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को गालियाँ दे रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमीशनर को मुतनाज़ा बना रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं कि वो एक पार्टी है, उन्हें कह रहे हैं कि वो अपोजिशन की ज़बान बोलते हैं। कहा जा रहा है जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपोजिशन का हेडक्वार्टर बना है। एक वजीर मौसूफ कभी बोलते नहीं थे तो माशाल्लाह क्या खूबसूरत बोले हैं। उन्होंने कहा चाहते हैं मैं खुद जाके इस इदारे को आग लगा दूँ। गवर्नमेंट का एक सिटिंग फेडरल मिनिस्टर पाकिस्तान के एक आईनी इदारे को कह रहा है कि मेरा दिल चाहता है मैं जाके से आग लगा दूँ। ये बात अगर हम इंडिया के किसी वजीर की सुने कि वो इंडियन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को या इलेक्शन कमीशन को कहे कि मैं उसे आग लगा दूं, लोग उसे घरों से बाहर ना निकलने दें। वहाँ पे इदारे इस कदर मजबूत हो चुके हैं और लोग अपने इदारों की इस कदर करते हैं, लेकिन ये लोग इस तरह की हर्जा रसाई के बाद भी दंगनाते फिर रहे हैं, किसी को परवाह नहीं है। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस दिया है और मैं समझता हूँ कि उसमें मुनासिब कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ये ना हो कि वो वजीर हो चाहे कोई किसी मनसब पे हो, वो किसी दूसरे आईनी इदारे के बारे में जब मुंह खोले अपनी मर्जी की बात करे, जो दिल चाहे वो कहे। ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो तारिक फजल चौधरी साहब मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन हमारी गुफ्तगू जा रही है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं। वेलकम बैक। शैला रज़ा साहब, अब आपसे दो सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि जाहिर है ये ईवीएम पे तो बात हो रही है, लेकिन पहला सवाल आपसे ये है कि आज फवाद चौधरी साहब ने ये कहा है कि नथिंग डूइंग, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारा असासा हैं और हम उनको उनके वोट के हक़ से महरूम नहीं रख सकते। हम यकीनी बनाएंगे कि वो वोट जो है वो कर सकें। आपको क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? मुझे तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि जो मैंने माहिर क़वानीन को सुना है ईवीएम में भी और बैरून मुल्क पाकिस्तान के लिए भी, पाकिस्तानियों के लिए भी, कि इसमें आइन में तरमीम होंगी। और ईवीएम के लिए तो उन्होंने कहा है कि अगर इसको ऑर्डिनेंस को आइनी शक्ल दी गई तो 218, 219, 20 और 22 जो आर्टिकल है उसमें तब्दीली की जाएगी। तो आप ज्वाइंट सेशन के जरिए आइनी तरमीम को एक्ट के जरिए नहीं कर सकते। दूसरी बात जो है, जो मैं बार बार कह रही हूँ, ये कह रही हूँ कि भाई हुकूमत ने भी मशीन बैठ के खुद तो नहीं बनाई है ना कि फवाद चौधरी ने बना दी, असद उमर को एतराज हो गया, या असद उमर ने अनाउंसमेंट कर दी तो फवाद को एतराज हो गया। बात यह है कि उन्होंने भी जो है इंजीनियर्स उनसे बनवाई है। अगर वो ज्यादा हमसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, हमसे ज्यादा मालूमात रखते हैं हुकूमत के लोग, 18-19 ममालिक में जो है ये एक्सरसाइज की जा रही है, तो आप भी एक बेस्ट ऑप्शन उसको मंगवा लें। और फिर जो हम सबको जो भी ऑब्जेक्शन हो सकते हैं
हर लेवल पर आप नेशनल असेंबली के साथ साथ इलेक्शन कमीशन के साथ साथ प्रोविंशियल असेंबली तक उसे पहुंचाएं और हमारे चंद सवालात के जवाब दें। जब कोई नई इजाद आती है, जब कोई नई चीज होती है तो लोगों को एक्सेप्ट करने में देर लगती है। आज जो है वो सब मानते हैं कि जमीन चपटी नहीं है, लेकिन जिस वक्त ये बात थ्योरी आई थी तो ऊपर से फेंक दिया गया था साइंसदान को जो है, और उसकी आंखों में भी सलाइयां फिरवा दी गई थी। आज जो है ये बात मानी जा रही है। जब लाउड स्पीकर हुआ था तो इस्तेमाल आया था और माइक का, तो उस पर भी एतराज आए थे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम मस्जिद में हर जगह उसको कर रहे हैं। इसी तरह कुछ लोगों को मोबाइल फोन जो है वो फहाशी का जरिया समझ आता है, कुछ लोगों को यूट्यूब बुरा लगता है, कुछ लोगों को कुछ, तो आप उसके पॉजिटिव जो है पॉइंट्स बताते हैं, उसको रखें। अच्छा, अब शैला रज़ा साहब दूसरा सवाल है, मतलब ये है जी शैला रज़ा साहब, आप दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल ये है कि मेरी बात रह गई थी। जी मैंने एतराजात में ये भी पढ़ा था कि इलेक्शन कमीशन ने पायलट प्रोजेक्ट मुख्तलिफ जगह किए थे, तो वो ये कहते हैं कि मौसम का असर भी इस पे होता है, कुछ जगह पे 2 बजे के बाद बंद हो गई थी, तो ये वैलिड एतराजात है। फिर पिल्डार्ट जो है वो भी मुतमईन नहीं है। इसमें मैं बार बार हुकूमत से ये पूछ रही हूँ कि भाई आपने, फवाद ने, वजीर आजम ने तो नहीं बनाई ना, जो इंजीनियर्स हैं उनके सामने ये सवाल रखे हैं, उनको कहें कि ये आप मुतमईन कर दें, टेक्निकल टीम बुलाएं और वो मुतमईन कर दें मुख्तलिफ असेंबलीज में और मुख्तलिफ जगह। फिर भी कुछ मसाइल हैं, फिर भी आप वो करें। अच्छा, ये दूसरा सवाल है, आपसे ज़रा मुख्तसर जवाब दीजिएगा कि वो कह रहे हैं कि नए इलेक्शंस जो हैं वो नई मरदमशुमारी और नई हल्का बंदियों के तहत होंगे, उसमें भी वो कुछ तरमीम करना चाह रहे हैं, इस पर ज़रा जल्दी से। मैं यही कह रही हूँ कि जो चीज आईनी तरमीम के साथ है उनको एक्ट के जरिए नहीं किया जा सकता, और जो मैंने, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, माहिर कवानीन ये कहते हैं कि ये बहुत सारी तब्दीलियां, ये आईनी तब्दीलियां हैं, तो अगर हुकूमत ने इसको एक्ट के जरिए किया तो यकीनन कि बहुत सारे लोग जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और स्ट्राइक डाउन करवाएंगे इन सब चीज़ों। इसमें कामरान मुर्तज़ा साहब, आप इत्तफाक करते हैं शैला रज़ा साहबा की इस बात से? इस पे कहीं ना कहीं पे सिक्रेसी जो है ना वो वायलेट होती है, और सिक्रेसी जो उसका वायलेट होना ज़ाहिर है वो दस्तूर के, उसमें दस्तूर के मुताबिक सीक्रेट बैलेट है, ये कहीं ना कहीं पे ये कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। और बहुत सारे जो है ना इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ात किए हैं, 34-37 एतराज़ात हैं उनके इलेक्शन कमीशन के। इलेक्शन कमीशन जो एक दस्तूरी इदारा है उसको ये जो है ना मुतमिन नहीं कर पाए। मुतमिन सिर्फ इस तरह से कर पा रहे हैं कि उसके बाद आग लगाने की धमकियाँ हो रही हैं, और पता नहीं इस तरह की जो है ना वो गैर मुनासिब ज़ुबान जो है ना इस्तेमाल की जा रही है उनके ख़िलाफ़। इसी तरह से बाकी अपोजिशन के ख़िलाफ़ भी गैर मुनासिब ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। बात यह है कि इतनी बड़ी तब्दीली, मतलब ये जोहरी तब्दीली कह सकते हैं आप इलेक्शन में, ये जोहरी तब्दीली जो है ना वो इस तरह से नहीं होती। इसमें आपको बड़े लोगों को जो है ना वो बिठा के, पार्टियों के हेड को बिठा के, उसके बाद जो है ना इसमें इत्मीनान दिलाना था कि जी नहीं, इसमें जो है ना ये किसी किस्म का जो है ना वो ख़राबी नहीं आएगी, और फिर एक मशीन बना के पहले से जो है ना वो लोगों को बता देना कि ये मशीन है। भाई आपका क्या प्रॉब्लम था कि आप मशीन भी बनवा के ले आए हैं? जाहिर है कहीं ना कहीं पे कमिटमेंट है ना कि ये मशीन है और ये अच्छा, अब चूँकि कामरान मुर्तज़ा साहब दूसरा सवाल है, मुझे आगे बढ़ना है और वक्त भी ज़रा महदूद है, ये फरमाएं कि हुकूमत जो है अगर चेयरमैन नैब की तोसी करती है तो कानूनी और आइनी पोजीशन फिर क्या होगी? देखिए, इसमें हुकूमत इस बात पे तुली हुई है कि उसको तोसी दी जाए उनको, मगर इस आर्डिनेंस की जो 99 वाला आर्डिनेंस है, इसकी मंशा यही थी कि ये जो है ना इसमें एक्सटेंशन नहीं हो सकती, यानी इसके पीछे लॉजिक ये थी कि वो इंडिपेंडेंटली काम करेगा। तो जितना इंडिपेंडेंटली काम किया वो तो आपने देख लिया। इसमें और उद्दों में भी जो है ना वो तोसी नहीं हो सकती थी, वो उन्होंने बाय ऑर्डिनेंस कर दिया। इससे पहले ये सारी हरकत कर चुके हैं और लोगों के लिए इसी नैब के। अब इसमें भी ये करने जा रहे हैं
तो इसमें सारा जो है ना वो इनका जो कुछ भी ये डिज़ाइन हुआ है ये इस 5 सालों में चला, तो ये अब आपके सामने सारा खुल के आ गया। अगर कोई इस पर बिलीव नहीं करता था कि नैब और गवर्नमेंट मिली हुई है और नैब और उसके पीछे गवर्नमेंट के पीछे लोग हैं वो मिले हुए हैं और जानबूझ के लोगों को रुसवा कर रहे हैं, तो अब जो है ना इसके बाद जो है ना ये जब इनको एक्सटेंशन देंगे तो ये बात जो है ना वो हर एक आम आदमी तक भी पहुंच जाएगी कि ये देख लीजिए कि ये जो है ना इस कमिटमेंट पे जो है ना ये सारा ड्रामा हो रहा था। अपोजिशन के लोगों को रुसवा किया जा रहा था, उनके खिलाफ मुकदमात बन रहे थे, उनको जो ना जेलों में महबूस किया हुआ था। तो ये सारा कुछ जो है ना ये उसी जो है ना प्रोग्राम का हिस्सा है। पहले कामरान मुर्तज़ा साहब मैं आता हूँ जी, गवर्नमेंट कर रही। अब इसमें कामिल अली आगा साहब ये फरमाइए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चेयरमैन नैब, क्या हुकूमत के लिए ये आगे चल के 2 बड़े बहरान बनने वाले हैं? नहीं, मैं नहीं समझता। बहरान तो हमारे वज़रा जो आजकल हुकूमत है वो किसी भी बात को बना लेते हैं, लेकिन अगर हुकूमत ना बनाना चाहे और हुकूमती वज़रा ज़रा अपनी ज़बान के ऊपर कंट्रोल रखें और आइन और कानून की रोशनी में अगर कोई तरमीम ये ला सकते हैं तो ले आए, तो मेरे ख्याल में कानून बन जाता है। ये रोज तो मुतालबा होता रहा है। बात तो ये है ना कि अगर आपने आईनी तरमीम करनी है तो 2/3 चाहिए एक्ट के तहत, तो आप ये काम नहीं कर सकते, आइन तो नहीं बदल सकते आप खाली सादा तरमीम से। तो नदीम हुसैन, बात यह है कि अगर किसी के पास 2/3 मेजोरिटी होगी तो फिर ही आइन में तरमीम करेगा ना। मैं ये तो नहीं कह रहा कि वो 2/3 के बगैर आइनी तरमीम हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हुकूमत ये कर सके, जिसका तरीकाकार हमेशा मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, एक ही होता है कि कंसेंसस क्रिएट किया जाए, इत्तफाक राय क्रिएट हो जाए तो कोई भी काम हो सकता है। अपोजिशन जिस नैच पे भी चल रही हो, लेकिन अगर किसी तरमीम के ऊपर इत्तफाक राय हो जाती है तो 2/3 मेजॉरिटी भी बन सकती है। और अगर कानून साजी करनी है तो उसके लिए सिंपल एक मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है, वो तो हुकूमत के पास मौजूद है। मैं समझता हूँ काम एंड कूल रह के मामलात को उलझाने की बजाय सुलझाया जा सकता है, और मुमकिन गैर ऐसी चीज़ें जो नामुमकिन होती है उनको भी इसी पार्लियामेंट के अंदर मुमकिन बनाया जाता रहा है, और मैं समझता हूँ आज भी बनाया जा सकता है। तारिक साहब ये फरमाइएगा कि कामिल अली आगा साहब ने ये बात कही है कि मुमकिन बनाया जा सकता है मुसालहत को और एक फ़ाहम व तफ़हीम के ज़रिए काम हो सकता है। शहबाज शरीफ साहब काफ़ी इस बात पर ज़ोर दे रहे हैं। आपको लगता है कि चेयरमैन नैब के मामले पर जो है कोई रास्ता निकल सकता है? हालांकि फवाद चौधरी साहब तो ये बात कह चुके हैं कि किसी कीमत पर खान साहब शहबाज शरीफ साहब से बात नहीं करेंगे। मुझे कामिल अली आगा साहब का ताल्लुक जो है वो मुस्लिम काफ से है, तो शुजात साहब, चौधरी साहब, तो शुजात साहब जो है वो उनकी सियासत एक मुख्तलिफ अंदाज की सियासत है। इमरान खान की सियासत वो सियासत से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इमरान खान साहब की जो सियासत है उसमें गालम गलोच है, उसमें नफरत है, उसमें दूसरों के खिलाफ सिर्फ इल्ज़ाम लगाने और मुल्क को इंतशार से जीत चढ़ाना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब तक वाय इंतशार फैलाने को और मुल्क को क्या दिया है। अब ये बात अगर फिर मैं कहूँगा कि आप अमेरिका यूरोप की मिसाल छोड़ें, अपने रीजन में आप बात करें तो आपको ये पता लगे जनाब के बांग्लादेश का जो लीडर ऑफ हाउस है वो लीडर ऑफ अपोजिशन को कह रहा है कि मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। इतनी नफरत आपके जहन में आई थी कि यार किस तरह का लीडर ऑफ हाउस है जिसकी जिम्मेदारी है पार्लियामेंट को चलाना, वो कह रहे हैं मैं लीडर ऑफ अपोजिशन से बात करने के लिए तैयार हूँ। भाई हमने क्या किया हुआ है? हमने कोई उनकी जाति नुकसान पहुंचाया है? हमने उनके खिलाफ कोई जाति को हमले किए हैं? कुछ नहीं किया। हम अपनी एक जो अपोजिशन की फसल होती है हम एक डिग्निफाइड तरीके के साथ वो कर रहे हैं और वो हम करते रहेंगे। बात भले ना करें, वो नहीं बात करना चाहते, हमें भी कोई जरूरत नहीं है। किसने कहा उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप बात करें? लेकिन उनकी जो आप ये कहें कि 16 बयानियां हैं जो उनकी 3 साल से आपने देखा है, सिवाय पिछले मुद्दों पर तनकीद के और अंगारों नहीं दूंगा, इसके अलावा मुझे कोई तकलीफ उनको उठा के देख लें जिसमें कोई मटीरियल हो, जिसमें कोई पॉलिसी हो, जिसमें मुल्क को आगे लेके चलने की बात हो। तो इस तरह का जो रवैया है वो किसी भी ऐसी ओहदे की
सेक्रेटरी के लिए आप ये कहें कि उसको काबिल अमल नहीं होने देगा, ठीक और हमें कोई ख्वाहिश भी नहीं है। मैं तारिक साहब आता हूँ। अब इसमें शैला रज़ा साहब ये फरमाइएगा कि अगर ये तोसी हो जाती है चेयरमैन नैब की, तो क्या पॉलिटिकल रास्ता क्या है आप लोगों के पास? अच्छा, इसमें भी ये बात की जा रही है कि आइन जो है इस पे खामोश है कि एक्सटेंशन या कुछ। तो अब बात देखिए ये है कि दुनिया के बड़े बड़े मसले जो हैं वो बातचीत होती है, नई बात की जाती है, नया तरीका इंट्रोड्यूस करा लिया जाता है, लेकिन हुकूमत की क्रेडिबिलिटी जो है ना वो एक नहीं है, एक इंतकामी शक्ल जो है, इसके ऊपर एक इंतकामी मिजाज हुकूमत का लेवल लग चुका है। तो इसलिए मैं खुद भी नहीं समझती कि हुकूमत किसी चीज का सलूशन चाहती है। ये जो मीडिया का ऑर्डिनेंस एंड बिल का शोर मच रहा था, उसमें भी आप देखें कि हुकूमत को पीछे हटना पड़ा, लेकिन हुकूमत इसमें कामयाब हो गई कि 5-6 दिन जो उसने पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई, जो उसने नए टैक्सेस लगाए 5 से 35%, वो पीछे चले गए और ये सारी बातें होती रही कि ईवीएम और ये। तो हुकूमत के मकासद कुछ और है, हुकूमत खुद झगड़े करके दूसरे आड़ में चीजें करना चाह रही है। अच्छा, इसमें कामरान मुर्तज़ा साहब मेरे पास आखिरी 1-1.5 मिनट है। ये तोसी जो है ये सुप्रीम कोर्ट में क्या चैलेंज हो सकती है और फिर उसका क्या नतीजा निकल सकता है? देखिए, उसमें चैलेंज हो भी सकती है, मगर मेरा ख्याल है कि उसका नतीजा कोई किसी कानून के साथ वायलेशन में नहीं निकलेगा, बज़ाते खुद इसी कानून की वायलेशन में निकलेगा। तो अगर इसी कानून को तब्दील कर देते हैं, ऑर्डिनेंस आता है, तो ऑर्डिनेंस एक तो असम्बली उसको रिजेक्ट कर सकती है। इसको पास कराना शायद इनको सेनेट से तो कम से कम मुश्किल होगा इस बात का, मगर फिर वो जॉइंट हाउसेस बुलवा के पास करवा लेंगे। तो मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा कोई पॉजिटिव रिजल्ट मुझे नहीं लगता कि अदालतों से इसमें कोई हमको मिल जाएगा। कामिल अली आगा साहब, लास्ट वर्ड आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में देखें, जो पार्लियामेंट का इख्तियार है उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट क्यों मुदाखलत करेगी? ये बहस तो की जा सकती है, लेकिन चैलेंज भी किया जा सकता है, लेकिन मैं नहीं समझता कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ जो कि आज जुडिशल एक तर्ज अमल बन चुका है और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ज़्यादा प्रेफर करती है पार्लियामेंट को कानून साजी के मामले में, तो वो इस किस्म की कानून साजी जो है उसके अंदर कोई मेरे ख्याल नहीं कोई रिलीफ नहीं देगी। ठीक है, मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया सेनेटर कामिल अली आगा साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया शैला रज़ा साहबा, बहुत शुक्रिया सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।